तो शुरू करते हैं यार। हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लीनियर अलजेब्रा और सबसे पहला टॉपिक जो हमने उठाया था वो था मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को हमने पढ़ा। लीनियर अलजेब्रा में पहला था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया है, डिटर्मिनेंट हमने पढ़ लिया है। तो आज हम लोग अपना 4th लेक्चर शुरू करते हैं। और यार हम इसमें जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे। ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो यार ये चीज़ आप एक बार देख लो और मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो यार, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हम लोग आज देख रहे हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था कि दैट डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा मैंने बताया था कि जब भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो मॉड ऑफ ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज होगा। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंजेस व्हेन रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड, मीन्स मॉड ए इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज। रोज एंड कॉलम्स का इंटरचेंज का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, ए को ए ट्रांसपोज बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज, मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज, मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज। समझ नहीं आ रहा तो दोबारा से लिख दें, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज। यार बहुत ध्यान से देखना, ये ऊपर की ये महाभारत नहीं भी लिखोगे, लिख दो मॉड ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज, मॉड ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास होगा। ठीक है यार, अगला देखो, इफ़ एनी रोज और अ कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स इज कम्प्लीटली जीरो देन मॉड ए इक्वल टू जीरो। कैसे? देखो यार, मैंने पहला मैट्रिक्स लिया ही है, इसमें क्या है, एक रो जीरो है, कंप्लीट जीरो, तो इसका मॉड क्या होगा, जीरो। ऑब्वियस सी बात है, जीरो, दिस जीरो, जीरो से किसी का गुणा करोगे जीरो। और ऐसे ही अगर यार एक कॉलम जीरो हो जाए तब भी मॉड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी। तीसरी, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल, इफ़ एनी टू रोज ऑफ अ कॉलम और मैट्रिक्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनेट। यार देखो, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कि मान लो कोई एक रो 1 2 3 है, तो जो अगली होगी इसी के इससे किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनेट। फॉर एग्जांपल 1 2 3 है, तो जो अगली रो होगी इसी के किसी मल्टीपल में होगी। मतलब हमने अगर इस रो को मैं 2 से गुणा कर दूं और यहाँ लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये रो इसके क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब R1 को हमने 2 से गुणा करके यहाँ लिखा है R2 में, यही तो किया है। तो मतलब ये दोनों रो क्या है, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब दिस डिपेंड्स ऑन दिस, जो इसकी वैल्यू है विल डिपेंड ऑन दिस, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो देखो यार, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनेट देन मॉड ऑफ ए इक्वल टू जीरो। देखो यार, इसमें दोनों रो क्या है, इक्वल हैं, तो इसका मॉड क्या होगा, जीरो। निकाल के देख लो, 1 इंटू 2 माइनस 3, 1 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 2, फिर 1 माइनस 3 करेंगे, 1 माइनस 3 और प्लस 3 क्या होगा, 1 माइनस 2। तो ये निकालोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। देखो -1 -2 और क्या होगा, -1 लिख दें, कर देते हैं यार, -1 प्लस 2, क्यों, -3 प्लस 1 क्या होगा, -2, तो क्या हो जाएगा, +4। और यहाँ पे क्या है, +3, +3 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, -3। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। -3 -1 -4 +4 जीरो। ऐसे यार इसका भी क्या हो जाएगा, मॉड, ये क्या हो जाएगा, जीरो। निकाल लेना। तो जब भी कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल हो या प्रोपोर्शनेट हो, इक्वल हो या प्रोपोर्शनेट हो, मतलब प्रोपोर्शनेट मतलब अगला उसके मल्टीपल में हो, तो हम क्या कहेंगे, उसके किसी भी नंबर के मल्टीपल में हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट टू दिस रो। दिस रो इज प्रोपोर्शनेट टू दिस रो बिकॉज दिस रो इज अ मल्टीपल ऑफ टू ऑफ रो 1। मतलब जो R2 है वो क्या है, 2R1 है। R2 क्या है, R2 ये रो होता है, ये कॉलम होता है, तो R2 क्या है, 2R1। तो मतलब R2 इज प्रोपोर्शनेट टू R1, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनेट। ठीक है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, इसका क्या मतलब है कि मान लो यार ये कोई डिटर्मिनेंट है, मैंने इसको डेल्टा से डिनोट कर दिया। अगर ये कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 1 1 1 2 3 2, तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट में किसी एक रो को आपस में इंटरचेंज कर दूं, मतलब R1 इंटरचेंज विद R2, ये सिंबल है, R1 एक्सचेंज्ड और इंटरचेंज विद R2, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, वही यहाँ किया। तो ये जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, इसका माइनस होगा। ठीक है, तो जब इसका मॉड निकालेंगे तो इसका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, माइनस डेल्टा आ जाएगा। अगर ये डेल्टा था ये, और जब हमने इसका रो और ये कॉलम चेंज किया तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, अगला यार, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन अ डिटर्मिनेंट। डेल्टा मतलब डिटर्मिनेंट। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटर्मिनेंट, ये क्या होता है, इफ इन एनी डिटर्मिनेंट Ri इक्वल टू
आर जे प्लस आर आई टेंड्स टू आर आई प्लस के आर जे। अगर हम ऐसा लगाते हैं मतलब मान लो R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2, R1 की जगह हम लिखेंगे और R1 प्लस 2R2 लिखेंगे। तो ऐसे केसेस में या तो हम ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, डिटर्मिनेंट जो होगा हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और ध्यान देना डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम, डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। कब सेम होगा, जब हम आर आई को आर आई प्लस के आर जे से रिप्लेस करेंगे या सी आई को सी आई प्लस के सी जे से रिप्लेस करेंगे, तो जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम होगा। जो हमारा डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, हमें ये सब चीज़ों मत देखो, ये मैं भी बताऊँगा। ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, ठीक है, ये हटा दो, अभी बताता हूँ क्या है। देखो अगर हम ये लगाते हैं, अगर हम ये लगाते हैं, क्या लगाते हैं, आर आई इक्वल टू आर आई प्लस के आर जे या सी आई इक्वल टू सी आई प्लस के सी जे, तो इसमें डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जांपल इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है, ये R1 है, R2 है, R3 है, अगर मैं ये लिख देता हूँ, इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी जगह लिख दूँ R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2, अगर मैं इसमें ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दूं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2। मतलब ये क्या कह रहा है कि R2 में 2 से गुणा करो और R1 में जोड़ के R1 की जगह लिख दो। मतलब R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2, इसमें 2 से गुणा करो, इसमें जोड़ के इसी की जगह लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा क्या हो जाएगा, ये 1 1 1, तो R2 तो सेम होगा और R1 की जगह लिखना है हमको, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2। तो R1 क्या है, 1 2 3 और 2R2, इसमें क्या 2 से गुणा करके जोड़ दो, क्या हो जाएगा ऊपर 3, क्यों 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 2 4 और 3 प्लस 2 5। तो अगर आप इसका मॉड निकालोगे और इसका मॉड निकालोगे तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब भी हम करेंगे तो हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई भी चेंज नहीं होगा, हमारे डिटर्मिनेंट पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ध्यान से देख लेना यार, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2, इसको चाहो तो लिख लेना। एनीवेज इसको हटा दूँ। एक बात ध्यान देना कि जब भी अभी मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लियर होगा, हमेशा डिटर्मिनेंट क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, एक बात और ध्यान देना कि जब भी ये आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो ये जो k है, दिस कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है, और जो आर आई होगा, आर आई के साथ जो कोफिशिएंट होगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज 1। कोफिशिएंट जो आर आई का होगा, आर आई मतलब जैसे मैंने R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2 लगाया था, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2 लगाया था, तो जो R1 होगा, R1 टेंड्स टू R1, जो R1 का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये बहुत ध्यान से सुनना है यार। आर आई प्लस के आर जे, के कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ, लेकिन जो आर आई के साथ यहाँ होगा कोफिशिएंट वो क्या होगा, 1 होगा, हमेशा याद रखना। मतलब ये हमेशा आर आई प्लस के आर जे होगा, मतलब 1 से गुणा कर दो यार, आर आई प्लस के आर जे, ठीक है, यहाँ क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 1। ठीक है, एक चीज़ मैंने और लिखी है, while applying this care should be taken to see that the row that is affected in one operation should not be used in the another operation simultaneously। इसका क्या मतलब है मैं बता देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ यार। इसका क्या मतलब है, while applying RI plus while applying this मतलब while applying this मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, while applying RI plus KRJ while care should be taken to see that row that is affected in one operation should not be used in the another operation simultaneously। इसका क्या मतलब है, देखो यार, following simultaneous operations are used। ये हम यूज़ कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते वो भी मैं बताऊंगा। जैसे अगर मैं बोलूं तुमसे कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3R2 प्लस 6R3 4R3 कर दो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3R2 प्लस 4R3 लगाओ, और उसी स्टेप में अगर मैं तुमसे बोलूँ कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R3 ये लगाओ, तो क्या हम लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। देखो यार, दिस साइमल्टेनियस ऑपरेशन इज कैन बी यूज्ड, दिस साइमल्टेनियस ऑपरेशन, साइमल्टेनियस का मतलब एक ही स्टेप में आप दोनों चीज़ लगा रहे हो, तो दिस कैन बी यूज्ड, वाई, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 4R2, अगर मैं ये लिख दूँ और अगला स्टेप में लिख दूँ R2 टेंड्स टू R2 प्लस 6R1, तो क्या हम ये यूज़ कर सकते हैं साइमल्टेनियसली,
ये हम नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? इसका क्या मतलब है? देखो यार, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है यार, ठीक है। चलो देखो यार, एक बात बताओ, अगर इस स्टेप पे R1 चेंज हो रहा है भाई, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3 R2 प्लस 4 R3, इसका मतलब क्या है कि मैं R1 की जगह R2 को 3 से गुणा करूंगा, R3 को 4 से गुणा करूंगा, इन दोनों को, तीनों को जोड़ लूंगा R1 के साथ, और R1 की जगह मैं लिख दूंगा R2 R3 तो एज इट इज़ होंगे, राइट? अरे यार है या नहीं है यार? R2 R3 एज इट इज़ होंगे, R1 चेंज होगा, R1 क्या होगा? R1 प्लस 3 R2 प्लस 4 R3। अब अगला देखो, मैंने क्या, अगले इसी स्टेप में, इसी के साथ मैं R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2 R3 कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे यहाँ बोलूँ, देखो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूँ कि R2 टेंड्स टू R2 माइनस 6 R1 कर दो, तो ये हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो रो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो रो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उसको आप अगले स्टेप में नहीं लिख सकते। जो रो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है ना यार। अच्छा एक बात बताओ यार, ये ट्रांसफॉर्मेशन में है ये वाली रो, जब ये वाली रो ट्रांसफॉर्मेशन में है तो अगला स्टेप अगर आप साइमल्टेनियसली लिख दोगे और इसमें R1 अगर इन्वॉल्व होगा, अब चूंकि ये ऑपरेशन साइमल्टेनियस है ना, और अगले में क्या R1 इन्वॉल्व है ना, अब ये चेंज हो रहा है ना, अगर ये चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अरे यार अगर R1 चेंज होगा तो जो अगले स्टेप में अगर हम R1 का ऑपरेशन करेंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम अलग अलग लगा सकते हैं कि पहले स्टेप में R1 टेंड्स टू R1 प्लस 3 R2 प्लस 4 R3 लगा दो, फिर अगले स्टेप में इसको लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार R1 बदल गया, उसके बाद R2 टेंड्स टू R2 माइनस 6 R1 लग जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ सेम स्टेप में लगा दो, तो सेम स्टेप में आप नहीं यूज़ कर सकते, राइट? क्योंकि R1 तो चेंज हो रहा है ना, और उस चेंज R1 के साथ आप इसको लगाओगे। लेकिन आप यहाँ पे जब लिखोगे तो इसका क्या मतलब है कि R1 अभी चेंज हुआ नहीं है, आप पहले इसको लिखे दे रहे हो, ठीक है। आई थिंक आई एम मेकिंग सम सेंस। अच्छा, तो ये यही कह रहा है कि वाइल अप्लाइंग दिस केयर, while applying this मतलब what, while applying this while applying this क्या, Ri tends to Ri plus KRJ, care should be taken to see that row that is affected in one operation should not be used in the another operation simultaneously। मतलब row that is affected in one operation should not be used in the simultaneous operation, should not be used in the another operation simultaneously मतलब एक साथ, ठीक है यार। यही मैंने यहाँ किया। मान लो कोई इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 4 R2, और मैं अगला लिख दूँ R2 टेंड्स टू R2 प्लस 6 R1, तो ये हम नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? दिस रो इज़ अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर ये रो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आप यहाँ नहीं कर सकते, एक ही स्टेप में आप नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही स्टेप में आप, अगर मान लो ये कोई स्टेप आप है तो इस स्टेप में आप दोनों चीज़ें नहीं लगा सकते, लेकिन ये लगा सकते हैं क्योंकि ये वाली जो रो है अंडर ट्रांसफॉर्मेशन, ये अगले स्टेप में नहीं है। अगले स्टेप में द रो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन शुड नॉट बी देयर। तो यही मैंने कहा, वाइल अप्लाइंग Ri टेंड्स टू Ri प्लस KRJ, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट रो दैट इज अफेक्टेड इन वन ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन द अनदर ऑपरेशन साइमल्टेनियसली। तो रो दैट इज अफेक्टेड इन वन ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड इन द अनदर ऑपरेशन साइमल्टेनियसली, राइट? आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग। अब अगला देखो यार, हटा दें इसको रब लिख लो, उसके बाद अगला देखो। मान लो एक ही स्टेप में मुझे यूज़ करना है, स्टेप 1 R3 टेंड्स टू R3 प्लस 2 R2, ठीक है। R2 टेंड्स टू R2 प्लस 2 R1, क्या ये यूज़ कर सकते हैं? हाँ यूज़ कर सकते हैं। क्यों? R3 अंडर ऑपरेशन था, तो R3 का तो यहाँ कहीं जिक्र हुआ नहीं है, तो मतलब ये हम क्या इसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ R1 टेंड्स टू 6, अच्छा एक बात बताओ, 6 R1 प्लस 2 R3 कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? मैंने क्या बोला है, जब भी ये करो इसमें हमेशा यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैंने यही तो लिखा, Ri टेंड्स टू Ri प्लस KRJ में Ri का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो R1 प्लस 2 R3 मान लो किया हमने। अगला स्टेप मैंने किया R2 टेंड्स टू 3 R1 प्लस 2 R3, क्या मैं ये कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? R1 इज़ अंडर ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे भी R1 है, तो अगर ये अंडर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हमें साइमल्टेनियस लिख नहीं सकते इसको, ठीक है। साइमल्टेनियस रो ऑपरेशन नहीं कर सकते, अलग अलग कर सकते हैं। इसको लिख लेना। एक बात और ध्यान देना यार, ये लिख लोगे पॉइंट, आगे तो मैंने समझाने के लिए बताया था, इसी के आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे लिख दो। क्या हो गया, ए बी, अब देखो सी, साइमल्टेनियस रो एंड कॉलम ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड।
साइमल्टेनियस रो एंड कॉलम ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड। साइमल्टेनियस रो एंड कॉलम ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड। कि यार अगर रो और कॉलम साइमल्टेनियस करना है तो हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R3 करो, ये कोई स्टेप है, मान लो स्टेप 1, और मैं बोलूँ C1 टेंड्स टू C1 प्लस 2C2 करो, तो ये नहीं हो सकता। रो और कॉलम ऑपरेशन एक साथ आप नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो कौन सा पॉइंट था? 5th 6th देखो यार, 6th A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, अगर तुम्हारा कोई डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेंट क्या है? डेल्टा। तो अगर कोई तुमसे पूछे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, के A1 के A2 के A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये क्या होगा? के डेल्टा। ठीक है, इसका क्या होगा? के डेल्टा। क्या होगा? के डेल्टा। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप डिटर्मिनेंट में देखो, यहाँ के से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी के से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट है, के से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप यहाँ के से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर अंदर ले जाओगे के, तो या तो सिर्फ एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा या एक रो में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, पूरे में मल्टीप्लाई नहीं होगा। अनलाइक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर मैं बोलूँ कि ये कोई मैट्रिक्स है ए बी सी, अगर मैं बोलूँ ये कोई मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है? एक कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अगर मैं बोलूँ के ऑफ ए क्या होगा, तो ये क्या के ऑफ ए क्या होगा? के ऑफ ए अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या होगा? सब में के से गुणा हो जाएगा, सब में सब में सब में सब में सब में सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था मैट्रिक्स में ये डिटर्मिनेंट का अलग है। डिटर्मिनेंट में क्या होगा? सिर्फ एक में मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब अगर मुझे सब में मल्टीप्लाई करना है तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा? के क्यूब, के 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 के। ठीक है, के क्यूब करूँगा तब क्या होगा? सब में मल्टीप्लाई होगा। आगे बढ़ूँ, चलो चेक करो, इसको मैं और अच्छे से बताता हूँ। कोई मैट्रिक्स है ए एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं तुमसे बोलूँ, मैं तुमसे क्या बोलूँ कि कोई डिटर्मिनेंट दिया है के ए मॉड, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे ए क्या है? एन क्रॉस एन, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। एन पहले लेक्चर में बताया था मैंने कि इसको हम क्या कह सकते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं? एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो यहाँ पे मॉड ऑफ के होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? के की पावर एन मॉड ऑफ ए। बहुत ध्यान से देखना यार इसको। और वहीं अगर मैं कोई मैट्रिक्स लिखा हो के इंटू ए, ये क्या है? डिटर्मिनेंट। बहुत ध्यान से देखना यार, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। ये क्या है? मैट्रिक्स। के ए लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट के इंटू ए। के कॉमन लेना हो तो के इंटू ए। ठीक है, के इंटू ए। ठीक है, बहुत ध्यान से देख लो यार। मॉड ऑफ के क्या होगा? के की पावर एन मॉड ए, और यहाँ पे क्या होगा? के बाहर ए। ठीक है, मॉड ऑफ के क्या होगा? के की पावर एन इंटू ए। एन कितना होगा? एन क्रॉस एन का जो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, हटा दो इसको। मान लो A and B are two matrices of 3 क्रॉस 3। A और B दो हैं, A बराबर 4 टाइम्स ऑफ B दिया हुआ है। ठीक है, एंड मॉड A बराबर अल्फ़ा मॉड B दिया हुआ है। ठीक है, तो यार तुमको बताना है फाइंड अल्फ़ा, फाइंड अल्फ़ा। ठीक है, कुछ नहीं करना, मॉड ले लो दोनों तरफ, इनका मॉड ले लो, टेक मॉड। तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ 4b। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है? b कितने क्रॉस कितने का मैट्रिक्स है? 3 क्रॉस 3 का। 4 बाहर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 4 क्यूब मॉड b, मॉड ए इक्वल टू 4 क्यूब मॉड b। इसको इससे कंपेयर कर दो तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 4 की पावर क्यूब मतलब क्या हो गया? 64।
सिंपल, मतलब मॉड लिया, मॉड ऑफ 4b, तो एक बाहर कितना आएगा 4 की पावर क्यूब। क्यों? क्योंकि b इज़ अ 3x3 मैट्रिक्स। तो मैंने यही तो बोला तुमसे कि अगर मॉड ऑफ k a होगा तो इसमें k की पावर n इंटू मॉड a बाहर आएगा, राइट, जिसमें a क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स, जो इसका ऑर्डर होगा उतना ही बाहर आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ो। अगला देख लो यार, कितने हुए, 6 तक हो गए, 6। 7वां देखो, मॉड ऑफ a इंटू बी क्या होगा, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b, या और मॉड ऑफ ए बी सी क्या होगा, मॉड a मॉड b मॉड c। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है पिछले क्लास में। अब देखो 8वां, अगर मैं तुमसे पूछूं मॉड a की पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड a की पावर n। क्यों? वाई क्यों? क्योंकि मॉड a की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू 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 ए। n बार a लिखना है ना हमको, n बार a लिख दिया हमने। ये कितनी बार है a, n बार। अब मैं क्या, मॉड a इंटू बी इंटू सी क्या होता है, मॉड a मॉड b मॉड c, तो ऐसे मॉड a इंटू मॉड a ऐसे कर दूँ भाई, मॉड a इंटू बी इंटू सी इंटू, ऐसा है ना, तो मॉड a इंटू मॉड a इंटू मॉड a कितनी बार करना है, मॉड a n बार करना है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड a की पावर n। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, ये समझ लेना यार, मॉड a की पावर n इक्वल टू मॉड a की पावर n। 7वां 8वां 9वां कॉन्सेप्ट यार क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। अब देखो यार 9वां 10वां, ऐसे एक बात बताओ, मैंने क्या मॉड ऑफ ए इनवर्स को ऑफ ए का इनवर्स लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन मॉड ए भी तो लिख सकता हूँ। देख लो यार, ठीक है। 11वां ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, आई। ए को किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ गुणा करो तो क्या हो जाएगा, आई। मैंने आपको कल बताया था, ए को उसी के इन्वर्स से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से भी प्रूव कर सकता हूँ, कैसे, ये जो 10वां है मैं 11वें से भी प्रूव कर सकता हूँ, कैसे, दोनों साइड मॉड ले लो, मॉड ए इंटू ए इनवर्स मॉड आई, मॉड ए इंटू बी, तो क्या लिख सकता हूँ, मॉड ए इंटू मॉड ए इनवर्स इक्वल टू क्या, 1। क्यों, मॉड आई क्या होता है 1, तो मॉड ऑफ ए इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो यार। लिख लिया 11वां। अब देखो 12वां देखो, मैंने क्या बोला था, ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैंने आपको बताया था कल, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक काम करें, दोनों साइड ए से गुणा कर दे, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देख ले यार, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो मैं ये कह सकता हूँ ए इंटू ए इनवर्स क्या है, आई। कहाँ से पता हमको, यहाँ से, तो इसको क्या लिख दूँ, ए आई इंटू मॉड ए से गुणा कर दूँ, ये क्या हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो यार ये भी हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। करो 13वां, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू आई, दोनों साइड मॉड ले लो तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, पूरे का मॉड, और ये क्या हो जाएगा, मॉड ए, भाई पूरे का मॉड ले रहा हूँ ना, इंटू आई, ये मॉड हो जाएगा। इसका मैंने मॉड ले लिया, ध्यान से देखना, इसका मैंने क्या ले लिया, मॉड ले लिया, इसका मैंने क्या ले लिया, मॉड ले लिया। अब देखो इसका मॉड ले लो। अब मॉड ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ ए। अब ए को मैंने क्या ले लिया, ए, एडजॉइंट ऑफ ए को बी, तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इक्वल टू, अब देखो इसको अलग अलग मॉड कर दे, मॉड ए हो जाएगा इंटू मॉड आई हो जाएगा। कोई दिक्कत,
देखो यार, मॉड ऑफ मॉड ए इंटू आई है, तो मॉड ऑफ मॉड ए इंटू मॉड ऑफ आई, कोई दिक्कत? अब देखो यार, ये मॉड ऑफ ए है, अब मैंने क्या बोला, मॉड ऑफ ए मॉड, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए की पावर n इंटू वन। क्यों? मॉड आई क्या होता है 1, और मॉड ऑफ ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए की पावर n, मॉड ऑफ ए की पावर n। n क्यों? क्योंकि a इज़ अ n क्रॉस n मैट्रिक्स, ये दिया होगा एग्जाम में, बाई डिफ़ॉल्ट सब में लेना है, a इज़ अ n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, इधर आ जाऊँ, इसको रब कर दूँ, इसके बाद इधर देखो, ये भी एक अगला पॉइंट बन गया। तो मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मॉड ए की पावर n इंटू वन। वन क्यों? देखो यार, ये प्रॉपर्टी ये भी देख लेना एक बार, मॉड ए, ये क्या होगा, मॉड ए की पावर n, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यार दोस्तों? जैसे, अच्छा एक बात बताओ, मॉड ए जो होगा वो हमेशा स्केलर होगा ना, डिटर्मिनेंट किसी चीज़ का क्या होगा, स्केलर होगा भाई। डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स तो होगा नहीं, कोई नंबर आएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये इस नंबर का मैं मॉड लूँ तो क्या होगा, नंबर की पावर n ही तो होगा। कैसे पता तुम्हें? जैसे मैंने बताया था तुमको, ध्यान से देखना, जैसे मैंने बोला 300 030 003, तो मैं यहाँ मॉड ए ले लूँ, दिक्कत क्या है? यही तो बोल रहा है वो, इसका मॉड लेने की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, मॉड ए की पावर 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, अगर n होगा तो मॉड ए की पावर n होगा। ध्यान से देख लेना यार इतने डिटेल में ना मैं ऐसे बता रहा हूँ जैसे बीटेक फर्स्ट ईयर के लॉन्डो बताया जाता है, तो आप लोग इतना ना ये अश्योर करके चलो कि कुछ यहाँ तुक्केबाजी नहीं चलेगी, सीधा सीधा पूरे कॉन्सेप्ट। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ ए की पावर n अपॉन मॉड ए। भाई देखो यार, ये मॉड ए नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, मॉड ए की पावर n माइनस वन। ये एक तुम्हारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस वन, ठीक है यार। मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस वन, मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस वन। आगे बढ़े, ये देख लिया हमने। सब में ए क्या है, n क्रॉस n मैट्रिक्स है। ये यार समझ में आया कि नहीं आया कि मॉड ए क्या होगा, मॉड ए की पावर n। n क्यों? n इज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए की ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n, तो वही हमने क्या लिख दिया, n रूट स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे बढ़े यार दोस्तों, ठीक, चलो आगे देख लो। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस वन, लिख लेना। अब देखो अगला कितने पॉइंट हुए थे, 10 11 जो भी था, 12 ले लो। अब एक होता है मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होता है, मॉड ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई? अच्छा वैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, मॉड ए की पावर n माइनस वन, और ए इंटू एडजॉइंट मॉड ऑफ ए इंटू आई। कोई दिक्कत? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ऑफ ए इंटू आई, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ए की पावर n। चलो इसको यार क्या करें, इसका मॉड क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड क्या होता है, मॉड ए की पावर n माइनस वन। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसको मैं क्या मान लूँ, एडजॉइंट ऑफ दिस पूछ रहा है, तो एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स क्या होता है, मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस वन। तो इसका मॉड की पावर n माइनस वन होगा, नहीं होगा? ठीक है, हमको ये प्रूफ करना है ना, ये होता है, मैंने बताया ना कैसे आया, मैं वो बता रहा हूँ, ये होता है कैसे आया मैं ये बता रहा हूँ। मॉड ऑफ एडजॉइंट ए की पावर n माइनस वन। अब मॉड ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस वन की पावर n माइनस वन, ठीक है। अब मैं बोलूँ ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, तो ए की पावर 2 इंटू 2 या ए की पावर 4, ये तो पता ही है तुमको, बेसिक मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे कर दो, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस वन इंटू n माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस वन का होल स्क्वायर, यही होता है। चलो इफ मैट्रिक्स इज UTM और LTM और diagonal matrix, then is the product of principal diagonal element.
डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये याद रखना है यार। तो इफ एनी कॉलम कंटेन्स सम और डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स देन इट कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिटर्मिनेंट। मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड a जो होगा इसका वो क्या होगा, इससे इसको माइनस करो, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। अब तुम कहोगे यार इसका डायरेक्ट हम निकालते हैं, ये इसका डिटर्मिनेंट होगा यार, ध्यान देना, डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है ये। कैसे हुआ ये भी मैं बता देता हूँ, इसको सॉल्व कर लें। चलो ये होता है, ठीक है, इसको धीरे धीरे लिखोगे, मैं बताऊँगा क्यों हो रहा है, तो देखो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट बताने निकलूँगा, तो यार बड़ा लंबा मेथड है, क्यों, 1 b इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए, है ना, 1 इंटू सी स्क्वायर, ये काफ़ी टीडीएस है। तो एक काम ना किया जाए, R1 से R2 को हटा दे, R1 ऑपरेशन कर दे, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। कोई दिक्कत, लगा दे, एक ही स्टेप में लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये R1 ये जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन है वो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। रो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन शुड नॉट बी इन द अदर रो। तो कर दो यार, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा 0, क्यों भाई, इससे इसको घटाया R1 में लिखा, फिर इससे इसको घटाया R2 में लिखा 0, b माइनस सी, और ऊपर क्या होगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ 1 c और c स्क्वायर, ये मॉड निकालना है ना, तो इसको मॉड लिख दिया, क्या हो जाएगा मॉड, ठीक है यार। अब देखो a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 1 a प्लस बी, क्यों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, 0 1 b प्लस सी। अरे यार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी कॉमन ले लो, बचेगा क्या a प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 c और c स्क्वायर, ठीक है ना। देख लो यार, अब इसका मॉड निकाल लो, ये मल्टीप्लाई में है ना, इसका मॉड निकाल लो, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू इसका मॉड निकालना है। देख लो यार, यहाँ देख लो, नीचे हो सकता है दिखाई ना दे आपको, तो 0 बाहर, अब 0 से किसी का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, सी स्क्वायर माइनस जो भी करोगे 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 माइनस 1, क्यों माइनस 1 1 0 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी लो तो क्या हो जाएगा 0, अरे यार मेरी बात नहीं समझे क्या, माइनस 1 लिखा हमने तो क्या हो जाएगा 0 माइनस बी प्लस सी, तो बताओ ना यार 0 माइनस बी प्लस सी, तो मैं इसको माइनस बी माइनस सी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी 0 माइनस 1, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 0, अब ये माइनस अंदर ले लो, प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, बी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा c माइनस ए, इसी से गुणा कर दो c माइनस ए से। इसका मान मैंने यहाँ निकाला है, देखो मैं मॉड, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। देख लो यार, आगे हटाए। चलो अब देखो यार, एक मैट्रिक्स और है, कितना है इसका, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आगे देखो, अब मैं तुमसे पूछूं कि कोई मैट्रिक्स है, तो यार क्लियर हो गया, इसका क्या होगा a माइनस बी। अगर मैं तुमसे पूछूं इसका मॉड क्या होगा इसका, तो क्या होगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, ठीक है। अब देखो, मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। मैं तुमसे पूछूं इसका क्या मॉड होगा, इसका मॉड क्या होगा, तो क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। क्यों होगा यार, क्योंकि देखो ये मैट्रिक्स इसका क्या है, ट्रांसपोज है, ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है कि नहीं है, 1a स्क्वायर, और मैंने क्या बताया है कि मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ a ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज का कोई मैट्रिक्स होगा, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे उसका जो मॉड होगा वो मॉड ऑफ ए के बराबर होगा। मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज, इसलिए दोनों क्या होंगे, सेम होंगे यार। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 3 क्रॉस 3। मैं तुमसे पूछूं इसका मॉड क्या होगा, ठीक है, तो यार निकाल लो। 1 45 माइनस 48 माइनस 2 36 माइनस 42 प्लस 3 8 चौक 32 माइनस 35, तो क्या हो जाएगा -3। 36 माइनस 42 -6 प्लस 12 32 माइनस 35 क्या होगा -3 -9, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब दोस्त देखो क्या है कि जब भी किसी मैट्रिक्स में एंड अब अच्छा एक बात और बताओ, अगर मैं यहाँ ये लिख दूँ मॉड ऑफ ए इक्वल टू 18, मॉड ऑफ ए इक्वल टू ये 2 क्रॉस 2 होगा 1 2 3 4, ठीक है ना, इसी में कर ले यार 17 में ही 1 2 3 4, इसका क्या होगा 4 माइनस 6 क्या होगा -2। देखो यार जब भी किसी मैट्रिक्स में कॉन्टिन्यूअस नंबर्स हो, मतलब 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसका मॉड हमेशा क्या होगा, उसका मॉड हमेशा क्या होगा 0, ठीक है। लेकिन देखो 2 क्रॉस 2 लिया तो 0 नहीं आया ना, तो आप कहोगे इसमें भी तो 1 2 3 4 मैंने लिया था, तो दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 3। दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ ए 0। अगर मैं लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 क्रॉस 4, तो वो भी क्या होगा 0। 5 क्रॉस 5 तो भी 0, सब 0, ठीक है। मतलब दिस इज वैलिड फॉर ऑर्डर ग्रेटर देन 2, ठीक है। आगे देखो यार, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं यार, ये सब अच्छे से लिख लो। क्रांति है क्रांति। चलो यार आगे देखो 18, मान लो कोई डिटर्मिनेंट निकालना है तुमको, 1 1 1 1 1 प्लस ए और क्या बोलते हैं 1 और 1 1 1 प्लस बी, और हमेशा क्या होगा ए बी, क्या होगा ए बी। कैसे निकालेंगे यार, बहुत सिंपल है कथा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस, यहाँ R2 नहीं लिख सकता ना मैं, क्योंकि दिस रो इज अंडर ऑपरेशन। R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा यहाँ, ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0 A और 0, ऐसे इसको इससे घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0 0, 1 प्लस बी क्या हो जाएगा b। इसका मॉड ले लो यार, तो क्या हो जाएगा, ये कौन सा डायगोनल है, अपर डायगोनल मैट्रिक्स है यूटीएम, क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे क्या हैं 0, तो इसका क्या होगा डिटरमिनेंट ए बी। मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा ए बी, तो वही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। कर सकते हो इसको, जैसे अब मैं दे दूं अगर आपको 1 1 1 1 1 1 प्लस ए 1 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 1 प्लस सी, अगर ये मैट्रिक्स दे दूं 4 क्रॉस 4 की, इसका मॉड पूछूं तो क्या होगा, डायरेक्ट लिख दो ए बी सी, नेतागिरी करने की ज़रूरत ही नहीं एग्जाम में ना, क्यों भाई, बस पहला क्या होना चाहिए, ध्यान देना, पहले रो सारी क्या हो 1 हो, ये 1 प्लस ए 1 प्लस ए, या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैं क्यों लगाता हूँ जानते हो, क्योंकि अगर मैं इसका डायरेक्ट मॉड निकालूंगा तो 1 इंटू दिस ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बचाने के लिए लगा दो यार। ये सब एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया ही इसलिए जाता है ताकि जो आप डिटर्मिनेंट निकाल सको ईजिली, ठीक है। अगला देखो, ठीक, अगर मैं कोई क्वेश्चन दे दूं आपको उसी से रिलेटेड है, 1 1 1 1 5 6 और अगला क्या है 1 1 6 1 1 6, तो बताओ इसका क्या होगा, कर दे। R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1, कर दो यार। यहाँ पे 1 1 नहीं है ना, देख लो यार, अगर यहाँ 1 होता तब मेरा वो फॉर्मूला लगता, लेकिन यहाँ 6 है ना, ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि पता लगे आप 1 1 1 देखो आपने सीधा मार दिया, R3 माइनस R1 करें, साइमल्टेनियस कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, तो कर दो यार। R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ लगा दो, तो क्या हो जाएगा 0 4
5, ये यहाँ लगा दो तो क्या हो जाएगा 0 0 5। अब ये यूटीएम है तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20। कोई दिक्कत है यार? आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो आगे देखो। अब देखो यार, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा अल्फ़ा 1, ये क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, और तुमसे कोई पूछे इसका मॉड बताओ तो कहोगे यार इसमें कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, मॉड निकालना है इसका, तो मॉड निकालना है तो दिस माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैट्रिक्स है कोई एक 1 1 0 0 अल्फ़ा, ध्यान से देखना 1 0 0 अल्फ़ा, बहुत ध्यान से देखना है सीक्वेंस, 0 1 अल्फ़ा 0, ठीक है, 4 क्रॉस 4 की है, ठीक है, 0 राइट, देख लो 0 अल्फ़ा 1 0 अल्फ़ा 0 0 1, इस टाइप की मैट्रिक्स है मान लो। आप ध्यान से देखना कि ये जो अल्फ़ा है ना ये बढ़ता जाएगा, एक स्टेप इधर आ गया, फिर एक स्टेप इधर आ गया, एक स्टेप इधर आ गया, और ये तो प्रिंसिपल डायगोनल होता है। तो अगर इस टाइप का कोई एलिमेंट हो, दो डायगोनल हो, एक ये वाली और एक ये वाली, तो इसका क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। देख लो यार, ये 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या होगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे रिपीट करेगा। अगर 6 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स होगी तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है, देख ले। 8 क्रॉस 8 की होगी तो 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। होना क्या चाहिए, पैटर्न यही फॉलो होना चाहिए, बस पैटर्न क्या होना चाहिए, यही फॉलो होना चाहिए। अब देख ले क्या है प्रॉपर्टी अगली 21। अगर कोई बी सी डी, अगर इस टाइप का कोई मैट्रिक्स है 1 प्लस ए बी सी डी और बी सी डी, ठीक है, ए 1 प्लस बी सी डी, राइट। अब आगे देखो ए बी 1 प्लस सी डी, ठीक है, आगे देखो ए बी सी 1 प्लस डी, इसका मॉड निकालना है। तो देखो दोस्त क्या होगा, ए इक्वल टू 1 प्लस ए बी सी डी, ए 1 प्लस बी सी डी, और ये ए बी 1 प्लस सी डी, और ये तो ये क्या हो जाएगा मॉड है इसका। आप यार घर पे जाके चेक कर लेना मॉड है क्या हो जाएगा इसका। देखो 1 प्लस ए बी सी डी, ए 1 प्लस बी सी डी, और ए बी 1 प्लस सी डी, ए बी सी डी, ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये एक दो बार आप करोगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इसको थोड़ा आप घर पे कर लेना। एक और है यार, एक्चुअली क्या होता है ना दोस्त, इनको याद करना थोड़ा सा तो देखो टफ है, लेकिन अगर एक दो बार आप कर लोगे क्वेश्चंस तो अपने आप इसका पैटर्न पता लग जाएगा। अब एक पैटर्न ये भी होता है यार 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ये भी पैटर्न होता है कि मॉड ऑफ ए इक्वल टू, देख लो यार ये पैटर्न देख लो, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ठीक है, एक ये भी पैटर्न होता है। तो इसका क्या होता है मॉड ऑफ ए बी सी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, इसी में वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसका 4 क्रॉस 4 लूँगा तो वही ए बी सी डी हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई ए। अगर मैं ये तो 3 क्रॉस 3 है ना, अगर 4 क्रॉस 4 हो तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी, ठीक है। ध्यान से देख लो यार, ठीक है। अगले क्लास में यार इसके क्वेश्चंस कराएंगे और हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ मैक्सिमम ख़त्म हो चुकी हैं, बस यार इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हाँ यार एक और प्रॉपर्टी देख लो कि अगर मान लो कोई मैट्रिक्स दिया है, 21वां हो गया, 22वां 23वां, ये यार लास्ट है,
फिर उसके बाद इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ, इन्वर्स की, और उसके बाद यार सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, 21 हो गया, कितना हुआ था 21, 22, 23। ठीक है, मान लो कोई यार मैट्रिक्स है ए, ठीक, A11, चलो यार इसी को लिखते हैं, A12, A13 और उसके बाद A21, A22, A23, A31, A32, A33। कोई यार ये मैट्रिक्स है, मान लो तुम्हारे पास कोई ये मैट्रिक्स है, और इसका जो कोफैक्टर होगा, A11 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, C11, A12 के करस्पॉन्डिंग C12, इसके करस्पॉन्डिंग C13। ये क्या है, कोफैक्टर है। तो यार अगर आप कोफैक्टर से, उसके पर्टिकुलर कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। ध्यान से देखना यार। अब अगर मैं बोलूँ A11 A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23 का मान बताओ, A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33 का मान बताओ। इन दोनों के मान बताओ यार, क्या होंगे, क्या होंगे यार, ये क्या होंगे, डेल्टा, ये क्या होंगे, डेल्टा। मतलब एलिमेंट करस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एनी एलिमेंट, sum of product of the elements of any row, sum of product of elements of any row or column with its corresponding cofactor, is equal to the determinant value of the matrix, determinant value of मैट्रिक्स। ध्यान से देख लो, मतलब किसी एलिमेंट को सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब इसके करस्पॉन्डिंग रो है तो इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से गुणा करो, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। अच्छा, मैं ये भी लिख सकता हूँ A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31 भी क्या होगा, ज़ीरो, सॉरी डेल्टा। क्यों, करस्पॉन्डिंग कॉलम का क्या होगा, A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31 भी क्या होगा, डेल्टा। ठीक है, लिख लो। इसमें ये पॉइंट है A, अगला पॉइंट B देखो क्या है, अब B देखो यार क्या है। ठीक है, समझ में आ गया। A11 C11 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, या तो रो हो या कॉलम, कुछ भी हो सकता है, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा के। अच्छा, यही किसी और से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो जैसे मैं बोलूँ A11 इंटू C12 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C32, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मतलब कि अगर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर किसी और एलिमेंट से गुणा होगा तो उसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये थोड़ा ध्यान देना, इसको थ्योरी में लिखना चाहो लिख लो। ये क्या है, पॉइंट बी। इसको ऐसे कर सकते हो कि इनडिटर्मिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज ज़ीरो। कोफैक्टर ऑफ सम अदर रो और कॉलम इज ज़ीरो, सम अदर रो और कॉलम इज ज़ीरो। ठीक है, क्लियर। तो यार दिस वाइंड्स अप योर डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज, नॉट डिटर्मिनेंट, जस्ट प्रॉपर्टीज, राइट। तो यार ये हमारा हो गया ख़त्म। अब कल हम आएंगे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स पे। तो ये जो हमारा लेक्चर है इसका हेडिंग क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है यार दोस्तों, चलो यार वाइंड अप करते हैं।